ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम दो बात करेंगे, एक तो इकोनॉमी की प्रिपरेशन कैसे करें सिविल सर्विसेज के लिए, एंड सेकंड ये इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सेक्टर और उसके अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी, उससे हम थियरी के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे। आपने इस लेक्चर में से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी साइट है mrunal.org, उसके डाउनलोड सेक्शन के अंत भाग में आपको लिंक मिल जाएगी। ये वाला लेक्चर भी, इसके अलावा मैं जहां भी लेक्चर देता हूँ सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो बस आप शांति से सुनिए और समझिए। पहली जो हमें बात करनी है, प्रिपरेशन कैसे कुछ शुरुआत करें, हाउ टू किक स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस। ठीक है, वैसे तो पढ़ने में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लेकिन फोकस केवल करना है 7 पिलर्स पर। उसका सबसे पहला पिलर ये है कि बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ये वाला पिलर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपने सेल्फ स्टडी में देख लेना है। सबसे पहले आप शुरू करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी। उसके अंदर से एक तो ये कि वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। सेकंड कि जो 60s एंड 70s के टाइम में लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज था, उस कारण से हमारे अर्थतंत्र को कैसे नुकसान हुआ, और मैक्सिमम उसकी इफेक्ट देखी जब 1991 के अंदर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। फिर उसका सुधार लाने के लिए हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थोड़ी बहुत बातें चलती हैं। तो ये पूरा मैटर आप देख लीजिए क्लास 11 एनसीईआरटी से, ये आपने पूरी पढ़नी है फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। फिर आप क्लास 12 में जाएंगे तो 2 बुक्स आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है तो यूपीएससी के अंदर ये हर साल नियमित रूप से नहीं पूछा गया है, लेकिन जब आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज देते हैं, सीडीएस, टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो वहां पे ये नियमित रूप से 5-7 सवाल निकल जाते हैं। कभी कभी यूपीएससी में भी अपना नसीब खराब हो तो 1-2 सवाल परेशान कर लेते हैं। आप क्या करेंगे इसके लिए, ये किताब भी आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन इसे फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज नहीं पढ़ना है। ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स कि फॉर एग्जांपल ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोली क्या होती है, और किताब के अंत में एक ग्लॉसरी दी गई है जिसमें सभी कंसेप्ट की डेफिनेशन है, वो आप एक बार देख लीजिए। और जो भी कौन से चैप्टर से आपने कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, मेरी साइट के इकोनॉमी सेक्शन में आप जाइए और पेज के अंत भाग में आपको डेटा मिल जाएगा कि इस किताब के कौन से पेज से क्या करना है। तो आप ये करेंगे कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये मैटर खत्म कीजिए, और फिर सीधा प्रीलिम के मतलब 1-8 हफ्ते पहले ये एक बार और देख लीजिए। बस इतना ही करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इससे ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत है नहीं। थर्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। यहाँ पे भी जो बातें आती हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी, ये इनको मेजर कैसे करेंगे, नेशनल इनकम को, बजट की बात थोड़ी चलती है, बैंकिंग सेक्टर की, और इसके भी अंत में ग्लॉसरी है जो आपने मेमोराइज कर लेनी है। यहाँ पे भी क्या चल रहा है कि कुछ बातें बहुत टेक्निकल वो एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर्मूला ये सिग्मा ये प्लस ये देन, और फिर ग्राफ बना के, वो पूरा उसे आप इग्नोर कीजिए। केवल फैक्ट्स, थोड़ी कंसेप्ट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, इस प्रकार की देख लीजिए तैयारी। इसका भी आपको कौन से चैप्टर में क्या देखना है साइड से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट पिलर आपने सेल्फ स्टडी में करना है। हम जो कहानी शुरू करेंगे वो सेकंड पिलर ऑनवर्ड्स। सेकंड पिलर होगा अपना बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, और बैंकिंग के अंदर भी सबसे पहले आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, ये रेपो रेट वगैरह, जो कि आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के एवोल्यूशन की, कि अंग्रेजों के जमाने के अंदर बैंकिंग सेक्टर कैसा था, आजादी के बाद क्या हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ा, वो अच्छा था बुरा था। फिर नरसिम्हन कमेटी बनाई, आगे चल के अलग अलग नई प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया। लेटेस्ट में हमने देखा बंधन, आईडीएफसी, ठीक। फिर अब राजन भाई कुछ नया करना चाहते हैं, स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, और फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लाएंगे, नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं जनधन योजना, फिर ये किसान विकास पत्र शुरू किया, ये वो। तो ये पूरी बातें हम करेंगे अगले 2 लेक्चर के अंदर। उसके बाद वी विल शिफ्ट टू कैपिटल मार्केट, सेबी, शेयर, ये सेंसेक्स, ये वो क्या चीज है, वो पूरी बात। बैंकिंग एंड फाइनेंस ये रहा अपना पोर्शन। उसके बाद आ जाएगी फिजिकल पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि ये रघुराम राजन अपनी तरफ से ये रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब सेट करके इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, देन इट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। उसी प्रकार सरकार अपनी तरफ से टैक्सेशन, सब्सिडीज, स्कीम्स वगैरह चला के जब इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करती है, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले थियरी, बजट के क्या प्रकार होते हैं, कैपिटल पार्ट, रेवेन्यू पार्ट, टैक्सेशन के अलग, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या, सब्सिडी कौन कौन सी दी गई, सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर को सब्सिडी दी जाती है, ये सब बातें। और फिर अलग अलग टाइप की बजटरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट बड़ी हो तो वो खराब क्यों है, ये
हम ये सारी बात थियरी भी देखेंगे और पैरेलल जब फरवरी में बजट आ जाएगा तो कि नए बजट में इसके बारे में क्या बताया गया, थियरी एंड करंट, वो हम पैरेलल यहाँ पे देखेंगे। अब तक जो देख लिया कि नेशनल लेवल पे कि आरबीआई ये काम करेगा, सरकार ये काम करेगी। अब अपने कैमरा को थोड़ा जूम आउट करके ऊपर ले जाएं, इंटरनेशनल इकोनॉमी। इंटरनेशनल इकोनॉमी में सबसे बड़ा टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसके अंदर ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है, ये अच्छी बात है बुरी बात है, वो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, एफडीआई और एफआईआई में क्या अंतर है, उसका क्या अच्छे बुरे परिणाम आते हैं इकोनॉमी पे, ये पूरी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। और एक बड़ा मुद्दा जो हाल चल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, फिर बाली कॉन्फ्रेंस, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, फूड सब्सिडीज, वो 10% कोटा, ये वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी। और ये टॉपिक आपको एक और जगह भी परेशान करता है, मुख्य परीक्षा का पेपर 2, और उसके अंत भाग में है इफेक्ट्स एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, और फिर इंटरनेशनल बॉडीज और उनका मैंडेट और फंक्शन वगैरह। तो उस अनुसंधान में वो हम सारी ब्रिक्स बैंक जो बनी है, AIIB, ये वो पूरा मैटर यहाँ पे देखेंगे। पिलर 2, 3 और 4 आगे चलते हैं। पांचवा पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये तो आपको भी पता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विस सेक्टर। तो हर एक सेक्टर के अंदर से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, जीडीपी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इनके अंदर और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सरकार अपनी तरफ से कौन सी स्कीम्स, पॉलिसी, लेबर फैक्ट्री रिफॉर्म वगैरह चला रही है, ये सारी बातें देखेंगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये खास करके अपने जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए सरकार अभी क्या बॉटलनेक है और सरकार इसमें क्या सुधार लाने के लिए स्कीम वगैरह चला रही है। एंड लास्ट पिलर होगा अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, ये अभी दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, पॉवर्टी लाइन, उसके अंदर ये तेंदुलकर और उसके सामने रंगराजन, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, पॉवर्टी लाइन का कैसे एस्टिमेशन करना चाहिए, फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, उसका थियरी, करंट, वीकर सेक्शन के लिए क्या स्कीम वगैरह चल रही। तो इन शॉर्ट ये जो पिलर है 5, 6 एंड 7, ये हम पढ़ेंगे फरवरी के एंड में, जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। उसके सभी चैप्टर के अंदर से हमें थियरी तो पहले से मौजूद है मेरे पास और करंट उसमें से अपडेट करना है, तो एक साथ वो पूरा काम हम कर लेंगे। ये 7 पिलर वाला जो फोकस है इकोनॉमी का, ये कहाँ पे आपको फॉलो करना है, सीसेट, प्रीलिम्स और बाद में मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए जो CAPF होती है, CDS के लिए भी यही पिलर। उसी प्रकार से RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए एक तो प्रीलिम होती है और फिर उनकी एक मुख्य परीक्षा होती है, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव आपको ये बैंकिंग, फाइनेंस और डेवलपमेंट वगैरह की बातें करें। तो वहां भी ये 7 पिलर्स में प्रॉपरली तैयार करके जाना है। फिर अपना ये GPSC के मुख्य परीक्षा में भी जो इकोनॉमी का बड़ा सा सिलेबस तैयार किया गया है, अगर आप हर एक पॉइंट को उठा के ये 7 कटोरियों के अंदर डालना शुरू करें तो पूरा इन 7 पिलर्स को आपने कंप्लीट कर लिया तो अपने आप GPSC का सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार और जो भी स्टेट सर्विसेज की एग्जाम्स चलती हैं, तो अगर आप ये सारी एग्जाम्स पे फोकस करें तो आपने वो 7 पिलर अप्रोच से चलना है। इसके अलावा कुछ ऐसी एग्जाम है कि वो पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ से रट्टा मार लिया और फायर फाइटिंग में काम बन जाता है। कौन कौन सी? IBPS, प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लार्क की जो एग्जाम्स है, RBI के असिस्टेंट की एग्जाम, इंश्योरेंस के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर असिस्टेंट वगैरह की एग्जाम, SBI क्लार्क PO वगैरह की एग्जाम, और स्टाफ सिलेक्शन। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन में थोड़ा थियरी वगैरह करना पड़ता है, 7 पिलर फोकस जरूरी है। जब इनकी आप तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है, केवल पूरा इकोनॉमी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ आपने थोड़ा बहुत याद रख लेना है। एक तो बैंकिंग फाइनेंस की थियरी, करंट, सेकंड ये बिजनेस जीके की, ये वाली बैंक का ये CMD है, ये बैंक का ये नया प्रोडक्ट निकला, पर्सन इन न्यूज में ये बुक्स था, ऑथर था, स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह। बजट जब आ जाए तो बजट की जो जो स्कीम है और हर स्कीम के अंदर कितने करोड़ अलॉट किए गए, इस प्रकार के बेसिक फीचर्स, इतना खत्म हो जाए उसके बाद ये सारी एग्जाम में आप सीधा अपना फोकस शिफ्ट कर दे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, DI सब पर। इससे ज्यादा डिटेल में इकोनॉमी प्रिपेयर यहाँ नहीं करना। इन शॉर्ट जब नॉन UPSC की बात चले तो 8th पिलर जो है, पर्सन इन न्यूज, बिजनेस जीके, ये वाली सारी बातें, उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। वहां भी फैक्ट्स, नेम्स, नंबर्स, डेट्स, ऐसी एब्सोल्यूट आपको ट्रिवियल मैटर्स को याद रट्टा मार के जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल RBI असिस्टेंट का एग्जाम लिया गया तो सवाल ऐसे थे कि XYZ स्कीम के अंदर कितने करोड़ अलॉट किए गए। इवन यहाँ तक पूछा गया कि वो वाली कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने कितने करोड़ का पनिशमेंट दिया।
ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रिवियल फिर आपने अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वो फोकस से करना है। अगर यूपीएससी के लिए आप कर रहे हैं तैयारी तो क्या करेंगे, एक तो पर्सन इन न्यूज पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, ये बैंक का ये सीएमडी है ये वो, ठीक है। जब से सीसेट आया 2011 से लेके तो उन्होंने ये वो वाला क्वेश्चन तो पूछना ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया। पिछली परीक्षा 2014 वहां पे 2-3 सवाल ऐसे निकल गए थे पर्सन इन न्यूज टाइप के। अदरवाइज यहाँ पे ये सारा जीके तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इकोनॉमी फोकस करें तो क्या फोकस होगा, कोई भी कंसेप्ट तो प्रिंसिपल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कॉज कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल के रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे, कॉज कॉन्सिक्वेंस के फॉर्मेट में आप याद करिए। बजट की जितनी भी स्कीम है यहाँ आपने याद करना है कि कितने करोड़ अलॉट किए गए, ठीक। यहाँ केवल ये वाली स्कीम तो इसे कौन इंप्लीमेंट करेगा, मतलब ज्यूरिसडिक्शन, और सेकंड की स्कीम के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। उसी प्रकार अगर कोई ऑर्डिनेंस लाया गया, कोई एक्ट बनाया गया, कोई पॉलिसी बनाई गई, उसमें भी यही बात, ज्यूरिसडिक्शन क्या है और फीचर्स क्या हैं, और उसके अनुसंधान में कि इससे फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, प्रो एंड एंटी। बस इतने पे आप फोकस कर ले तो बड़ी आराम से, जहां तक अपना प्रीलिम का सवाल है अराउंड 10 क्वेश्चन निकलते हैं इकोनॉमी से, आसानी से 8 तो क्लियर कर ही सकते हैं हम। तैयारी कैसे करें, पहले तो उन बुक्स की बात जो कि जरूरी नहीं है। बस इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, ये उमा कबीला की बुक बहुत बड़ी है, और ज्यादातर इसकी बात का क्या है कि इन द 60s ऐसा था और 70s में ऐसा था, ठीक है। उस प्रकार के सवाल अब खास निकलते नहीं है। सेकंड, दत्त सुंदरम इंडियन इकोनॉमी, इसके कुछ चैप्टर बढ़िया है, फॉर एग्जांपल सब्सिडी और पीछे पब्लिक फाइनेंस वाला, पॉवर्टी एस्टिमेशन वगैरह। बट ओवरऑल क्या है, इसकी सारी बातों का तात्पर्य कि लेट 90s में कुछ ऐसा ट्रेंड था इकोनॉमी में और अर्ली 2000 में कुछ ऐसा था, उसके बाद से वो केवल बुक रिप्रिंट ही हो रही है। तो क्या होगा, केवल बजट और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स चेंज होंगे, बाकी का कंटेंट ऐसा ही रहेगा। ये पहले बुक बहुत काम की थी, बट अभी आप 3-4 साल के सवाल देखे प्रीलिम्स के भी और मुख्य परीक्षा के, तो प्रीलिम्स में तो एकदम आसान इकोनॉमी के सवाल निकलते हैं, और मुख्य परीक्षा में जीनेरिक टाइप के, करंट में क्या चल रहा है, हिंदू में ये मैटर था, ठीक है, ये पॉलिसी तो उसके अनुसंधान में ये पूछ लिया। यहाँ पे ज्यादा समय लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड पढ़ना हो तो हाँ, सब्सिडी, पब्लिक फाइनेंस, वो कुछ चैप्टर अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड, ये करंट अफेयर्स की ऐसे बहुत सारी बुक्स निकलती हैं, जनरल इंडियन इकोनॉमी और बहुत बड़ा, उनके अंदर क्या होता है, इस हफ्ते में WPI इतना था, CPI इतना था, रेपो रेट ये वो, नंबर्स पे ज्यादा फोकस है। ये कहाँ पे काम आएगी, जो नंबर पे फोकस करें, नॉन यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी में इस प्रकार के सवाल पहले निकलते थे, पर आफ्टर सी सेट वो ट्रेंड खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी आप पैसा और समय ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं। दूसरी, भारत सरकार हर साल अपनी तरफ से किताब निकालती है, इंडिया ईयर बुक जिसे हम बोलते हैं। पिछले साल की थी इंडिया 2014, ये आप मत खरीदिए, क्यों, अभी नई आएगी 2050 जब आए तो आप वो बिल्कुल खरीदिए, और अगर आप गुजराती या हिंदी में दे रहे हैं तो उसका हिंदी वर्जन भी मिलेगा, भारत 2015, वो आप खरीदिएगा। उसके अंदर से आपको मिल जाएगा कि सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनके फंक्शन क्या है, और अभी कौन सी स्कीम पॉलिसी वगैरह चल रहा है, ये तो खास हाँ खरीदना है। और जो कुछ चलता है जनरल स्टडीज मैनुअल, लेकिन बाय एंड लार्ज सभी के वो इकोनॉमी पोर्शन इतना बढ़िया नहीं रहता, बट हाँ उसके अंत में जो MCQ देते हैं आपको 300-400, वो थोड़े समय निकाल के आप सॉल्व करते रहिए। मुख्य परीक्षा में आप जाएंगे तो एक नया टॉपिक और ऐड हुआ है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री। तो उसके अनुसंधान में करना पड़ता है अपने को लैंड रिफॉर्म्स, फिर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये वो बातें। तो बिपान चंद्रा की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बुक के सिलेक्टेड चैप्टर्स आपने करने हैं। और यहाँ भी अभी के अभी जाके खरीदने की जरूरत नहीं, ये जो अपने आशीष भाई ने मटेरियल दिया है उसके अंदर उन्होंने इसका समरी बना के नोट्स, रिवीजन नोट्स कर, तो पहले वो आप देखिए, उसके बाद उसे आगे जाके रिफर करिए। फिर जो किताबें और चलती हैं, रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी, और उसी की हिंदी आवृत्ति होती है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर भी सिलेक्टेड टॉपिक चैप्टर्स जो देखने हैं, ल्यूसेंट जनरल नॉलेज और उसकी हिंदी आवृत्ति सामान्य ज्ञान। ये किसके लिए, कि नॉन यूपीएससी एग्जाम में जो पूछते हैं फैक्ट टाइप का सवाल, पहले 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन इतना था, उसमें ये स्कीम वगैरह, ये थीम था, इतना टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, तो वहां पे आप दे रहे हैं तो बराबर है। यहाँ ल्यूसेंट जी के उतनी काम की नहीं है, लेकिन हाँ वो हिस्ट्री पोर्शन में आपको थोड़ा माल मिल जाएगा, बुद्धिस्ट के ये वो स्कल्पचर्स वगैरह थे। हार्डकोर जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसकी मनी बैंकिंग, फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग, ये वो चलता है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मतलब कि आपने जो खरीदना है तो क्या, एक तो इंडिया ईयर बुक खरीदने हैं, ठीक, बाकी का धीरे धीरे जो रिफर करने को मिल जाए, हर एक चीज खरीद के घर पे लाइब्रेरी बनाने की कोई जरूरत नहीं, अपने पास बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पे।
आप और जो कि एसेंशियल है, इसके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा ही बजट आ जाए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पे जाइए और बजट स्पीच डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, न्यूज़पेपर में भी बातें तो बहुत चलेगी कि ये एलपीजी इतना सस्ता हुआ, महंगा हुआ, सिगरेट इतना सस्ता महंगा। नहीं, अपने लिए काम का है कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम चलाई गई, क्या रेट्स हैं वगैरह। ओरिजिनल आप 23-24 पन्ने की वो पीडीएफ फाइल वो डाउनलोड करके देख लेंगे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही आपको इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा। ये आप दोनों चीजें डाउनलोड करेंगे और इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और आप में से जो लोग गुजराती में या हिंदी में परीक्षा देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो टर्म्स का ट्रांसलेशन कहाँ से ढूंढे, है ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो उसका क्या होगा ट्रांसलेशन, फिजिकल डेफिसिट तो इंग्लिश में तो कंसेप्ट आपने को पता है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में लिखना है तो आप क्या ट्रांसलेट करके लिखोगे। उसकी एक दवाई ये होती है, इकोनॉमिक सर्वे आप इंग्लिश में भी डाउनलोड करें और हिंदी में भी डाउनलोड करें, चैप्टर नंबर तो वही रहते हैं, और फिर यहां से देख के वहां पे आपको तुरंत कि हाँ, फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो उसका हिंदी होता है भुगतान संतुलन। इंडेक्स देखेंगे तो आपको सीधा, तो ट्रांसलेशन में वो मेहनत अलग से डिक्शनरी की देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार बजट स्पीच हिंदी में भी देखिए और इंग्लिश में भी, तो काम अपना बन गया है। मेन जो फोकस रहना चाहिए वो किताबें नहीं, अपना न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी द हिंदू। जो तैयारी हम करेंगे, आपने अपनी तरफ से जो करनी है, क्लास 11-10 एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। मैं जो अपनी तरफ से करूंगा, यहाँ पे हम लेक्चर लेंगे, मेरी साइट है mruna.org, वो देखते रहिए। इकोनॉमी रिलेटेड बहुत सारी मैटर्स वहां पे दी गई है। बजट और सर्वे ये कंपलसरी करना है, और उसके बाद आफ्टर दैट क्या, द हिंदू, और समय मिले तो इंडियन एक्सप्रेस। आप अगर हिंदू पढ़ रहे हैं तो बस हिंदू पे, फिर इंडियन एक्सप्रेस अलग से देखने की जरूरत नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फिर इकोनॉमिक टाइम्स अलग से करना चाहिए। उतना अपने पास समय है ही नहीं, एक द हिंदू हो जाए तो काफी है, बस ये हिंदू आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे भी लेक्चर्स क्या होगा, हर हफ्ते अपने 1 या 2 लेक्चर्स रहेंगे। मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगी मार्च के अंत तक अपना बहुत सारा काम खत्म हो जाए, लेकिन अगर ना भी हो पाए तो जो मैंने सोर्सेज सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी वगैरह, बजट समरी, ये तो करना ही आपने। जहां तक सीसेट 2014 की बात थी, 10 सवाल पूछे गए थे, एटलीस्ट 8 सवाल तो ऐसे थे कि आप अगर इतना भी काम कर ले तो आराम से उसे सॉल्व किया जा सकता है।